हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। का इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे वीडियो में जिस पर डिटेल में बात करेंगे। और पहला क्वेश्चन लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसने किस दर्रे पर यानी पास पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर युक्त यानी मोटरेबल सड़क का निर्माण किया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? आंसर होगा उमलिंग ला। ओके, ये हुआ आंसर। ये ध्यान में रखने की बात है क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड है। इस वजह से कितनी ऊंचाई है तो 19,024 फीट की ऊंचाई है और 0.73 इंच, तो ये एक्चुअल ऊंचाई है। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है यानी चीन से जो हमारा बॉर्डर तो नहीं कहेंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहेंगे उसको, तो उसके पास में ही है ये। और बहुत इंपॉर्टेंट है रणनीतिक दृष्टि से। उमलिंगा ला जो है वो लद्दाख में स्थित है और ऊंचाई में अगर बात करेंगे, किसी कहीं तुलना करेंगे तो नेपाल के माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप है, माउंट एवरेस्ट से नीचे होता है बेस कैंप, तो उससे भी ऊंचा है, बेस कैंप से भी ऊंचा। उमलिंग ला दर्रा, यहाँ पर 52 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क का निर्माण किया गया है। अगस्त 2021 में ही पूरा हुआ था निर्माण और ये लेह को चिस्मले और धेमचुक को जोड़ने वाली सीधी सड़क है। बात करें दूसरे राज्य में तो ये पूर्वी लद्दाख को चुमार सेक्टर के कस्बों से जोड़ता है। ओके, तो इसी के साथ ही भारत ने जो है वो बोलीविया का जो सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड था 18,953 फीट ऊंचा, तो उसको उससे बेहतर अपना रिकॉर्ड स्थान प्राप्त कर लिया और अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा दिया है। ओके, और यहाँ की बात करेंगे, इस रोड पर जहाँ पर जगह है वहाँ पर सर्दियों में, जो अभी आने वाला सर्दी है दिसंबर जनवरी में, तो उस समय 0 से 40 डिग्री नीचे चला जाता है, यानी -40 डिग्री होता है। और इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर जो है दूसरे जगहों से मात्र 50% के आसपास ही होता है। ओके, तो अभी गर्मियों में सड़क का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पूरा किया है और ऐसे में इंडियन आर्मी को LAC तक पहुंचने में बहुत ही आसानी होगी। तो किस प्रोजेक्ट के तहत ये किया गया है तो कहेंगे हिमांग प्रोजेक्ट, हिमांग के तहत ये पूरा किया गया है पूर्वी लद्दाख में। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री का ये कहना है कि ये लेह से चिसुमले और डेमचोक को जोड़ने वाली एक वैकल्पिक और सीधी सड़क है, वहाँ के लोगों के लिए भी मदद करेगी और इसके अलावा रणनीतिक रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंस है ये। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO, उसका फुल फॉर्म होता है BRO का, तो उसकी स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1960 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। TRAC ट्रेस, तो उसके रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स 2021 की ग्लोबल सूची में भारत किस स्थान पर है? आंसर होगा 82। ये भी इंपॉर्टेंट है। इस इंडेक्स का मतलब क्या होता है? मतलब ये हुआ कि रिश्वत के मामले में किस देश का कौन सा स्थान है। पहली रैंकिंग का मतलब होगा कि वहाँ पर रिश्वत के लिए बेहद कड़े कानून बने हुए हैं, कार्रवाई बहुत त्वरित होती है अगर रिश्वत के मामले आते हैं तो। और अंतिम स्थान का मतलब होता है कि उस देश में रिश्वत बहुत ज़्यादा ली जाती है और इसे कम करने के लिए जो कानून बने हैं वो लागू नहीं हो पा रहे हैं। तो भारत की स्थिति आपने देखा 82 है। अगर इससे पहले की बात करेंगे तो 2020 में भारत जो है 77 स्थान पर था पिछले साल। ओके, 77वें, जबकि 2021 में इंडिया 82 स्थान पर पहुंच गया है, यानी स्थिति खराब हुई है। ये जो इंडेक्स है उसके मुताबिक इंडिया में रिश्वत जो है वो उसके मामले बढ़े हैं और उस पर कार्रवाई कम हुई है। हालांकि भारत ने अपने पड़ोसी देशों की तुलना में, अगर पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश की तुलना करेंगे तो उससे बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि भूटान जो है वो बेहतर स्थिति में 62 रैंक है उसके। ओके, और 2021 का जो आंकड़ा है उसमें उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला, एरिट्री, वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिश्वतखोरी की स्थिति देखने को मिलती है। ओके, लेकिन अगर कहेंगे हम कि सबसे कम कहाँ कहाँ पर है तो ये रैंकिंग है, नंबर 1 पे है डेनमार्क, सेकंड पे है नॉर्वे, थर्ड पे है स्वीडन।
ओके, और इंडिया किस स्थान पे है? 82 स्थान पे है। और सबसे खराब स्थिति उत्तर कोरिया की 194 स्थिति है। हर देश की गिनती कैसे होती है? तो रिश्वत के विरोध में जो कार्रवाई हो रही है, जो संगठन है, उसकी क्या स्थिति है, सरकार के साथ व्यावसायिक बातचीत क्या होती है, मतलब अगर कोई इंडस्ट्री लग रही है तो सरकार के लोगों के बीच में जो रिश्वतखोरी है वो क्या हो रहा है, अफसरों के बीच में रिश्वतखोरी कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, जो सिविल सर्विस है जैसे IAS IPS, वो सब इसको लगाम लगाने में कितना कारगर है, और जो नागरिक समाज है वो उसकी निगरानी कैसी है, मतलब कि जैसे मीडिया की भूमिका वो क्या कर रही है। ओके, इम्पॉर्टेंट बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन होगा, वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक रेमिटेंस प्राइस वर्ल्ड वाइड डेटाबेस 2021। तो उसके अनुसार कौन सा देश प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया? इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ, कुछ टेक्निकल बातें हैं। प्रेषण, बहुत सारे शब्द होते हैं ऐसे जो अब बोलचाल की भाषा में तो गायब हो चुके हैं, लेकिन लिखा जाता है भी। तो इस क्वेश्चन का ये मतलब हुआ कि विदेशों से, विदेश में जो बसे हैं नागरिक, उनसे कौन सा देश सबसे ज़्यादा रकम प्राप्त करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंडिया, भारत। ओके, दुनिया में जो भारत है वो 87 बिलियन डॉलर प्राप्त किया है 2021 में अब तक का। ओके, और वर्ष 2022 में ये बताया गया है कि 3% और बढ़ जाएगा और 89.6 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है। तो अभी 87 बिलियन डॉलर इंडिया ने प्राप्त किए हैं 2021 में। और ये कहाँ से मिले हैं? तो यहाँ के जो नागरिक दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, उन लोगों ने अपने पैसे अपने लोगों को भेजे हैं, तो यानी इंडिया के पास आया है। ठीक है, भारत के बाद स्थान है चीन, मैक्सिको, फिलीपींस, मिस्र, इन सब का नंबर आता है। ओके, तो वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं, इसी की रिपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट बात है। हेडक्वार्टर क्या कहाँ पर है? वाशिंगटन DC, अमेरिका में। स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 को। प्रेसिडेंट कौन है? डेविड R मालपास। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उससे पहले बता दूं कि 2021 का जनवरी से नवंबर तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल है, आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। आपको बता दूं कि रेलवे ने एक नोटिस जारी किया है ग्रुप D एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरने वाले लोगों के लिए, कि जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था फोटोग्राफ या फिर सिग्नेचर की वजह से या और किसी वजह से, तो उनको एक और मौका दिया गया है कि वो अपना जो फॉर्म है उसको ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक भी दे दिया है, आप जाकर अगर आपने फॉर्म भरा था और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था तो आप एक बार और उसको ठीक कर लें, मौका है। और रेलवे की इस कदम से ऐसा लगता है कि अगले 1-2 महीने में एग्जामिनेशन ग्रुप D के हो जाएंगे। बहुत बड़ी वैकेंसी है, तो अगर आपने फॉर्म भरा है तो देखना ज़रूर, तैयारी शुरू कर दीजिए। और जो करंट अफेयर्स का ई-बुक है, PDF है, आपके बहुत काम आएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन होगा, केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों के विरोध को देखते हुए किन कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया? आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी तीनों। कौन कौन से हैं? तो कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। तो इस कानून में क्या है? इसमें यह है कि जो कृषि उपज है वो जो मंडी समिति है उसके बाहर भी बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है। इसमें बड़े कारोबारियों के लिए एक तरह से फ़ायदा प्रदान करने की कोशिश की गई थी। दूसरा कौन सा कानून है? तो मूल्य आश्वासन पर किसान संरक्षण एवं सशक्तिकरण समझौता और कृषि सेवा अधिनियम, इंग्लिश में कहेंगे इसे फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट एंड प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म्स सर्विस एक्ट 2020। तो ये है अगला ये कानून। इस कानून में था कि किसान और निजी कंपनियां समझौते वाली खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते थे, बड़ी बड़ी कंपनियां, और किसान इसका विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि बड़ी कंपनियां उसका फ़ायदा उठा लेंगी। ओके,
अगला जो है वो है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। इसको इंग्लिश में कहेंगे द एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020। ओके, इस कानून में क्या था, जैसे खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, दाल, प्याज, इन सबको नियंत्रण मुक्त करने का प्रावधान था। इस कानून से पहले कृषि उत्पादों को एक लिमिट से अधिक भंडारण यानी कहीं जमाखोरी करने पर रोक लगी थी, लेकिन सरकार ने इस रोक को खत्म कर दिया था। इससे क्या होता, जो बड़ी कंपनियां हैं वो सब सस्ते भाव में खरीद कर किसानों से और उसको स्टोर करके मैं फिर महंगे रेट में बेचती। तो इसमें किसी भी तरीके से किसानों का ये कहना था कि किसी भी तरीके से किसानों का हित नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि किसान मांग कर रहे हैं एमएसपी भी, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको लागू किया जाए। यानी सरकार ने जो तय किया हुआ है कि हम इस रेट में किसान से खरीदेंगे, वही रेट बड़ी कंपनियां या बड़े जो उद्योगपति हैं वो किसान को पेमेंट करें, उससे कम नहीं। अगला क्वेश्चन होगा, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र से वर्ष 2021 से 2025 तक के लिए यानी 4 साल के लिए फिर से कौन चुन लिया गया है इनमें से? आंसर होगा इंडिया। ओके, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने एक ट्वीट करके ये बताया है कि इंडिया चुन लिया गया है 4 साल के लिए। 142 वोट मिले। हालांकि इंडिया के अलावा और भी कई कंट्री चुने गए हैं, उनमें जापान, फिलीपींस, वियतनाम, कुक आइलैंड, चीन, ये सब भी एशिया प्रशांत राज्यों की श्रेणी से ये चुन लिया गया है। ये जो समिति होती है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी यूनेस्को की, उसमें 58 मेंबर होते हैं यानी 58, और 4 साल का कार्यकाल होता है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। जीत के बाद ये यूनाइटेड नेशंस में ये फोटोग्राफी इंडियन टीम ने दिखाया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नवंबर 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरियाणा में किस गांव का दौरा किया और विभिन्न जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं उसका उद्घाटन किया? आंसर होगा सुई। सुई जो है वो हरियाणा के भिवानी जिले का एक गांव है और जिसे महादेवी परमेश्वरम दास जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आदर्श ग्राम के रूप में, आदर्श गांव के रूप में उसको घोषित किया गया है और विकसित किया जा रहा है उसको बेहतर ढंग से। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी सविता कोविंद, उन्होंने गांव में एक पीपल का भी पेड़ लगाया। और आपको बता दूं कि भिवानी जो ऐसा ज़िला है हरियाणा का पहला ऐसा ज़िला जहां भारत के 2 राष्ट्रपतियों ने दौरा किया वहां पर। ठीक है, एक ज़िले के तौर पर। राजधानी में तो कई बार दौरा किया है, जैसे चंडीगढ़ है वहाँ। तो हरियाणा की बात हो रही है, राजधानी का चंडीगढ़। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। अगला क्वेश्चन होगा, महिला टेनिस संघ यानी WTA टूर चैंपियनशिप 2021 का फाइनल खिताब किसने जीता है? महिला की बात हो रही है। आंसर होगा गार्बिन मुगुरुजा। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं और ये रही फोटोग्राफ। तीनों ने जीत लिया है और फाइनल में इस्टोनिया की प्लेयर एनेट कोंटावित को हरा दिया है। एक इम्पॉर्टेंट ये खिताब होता है। WTA क्या है? WTA टूर चैंपियनशिप, तो वो महिला टेनिस संघ का एक टूर्नामेंट है जो सीजन के अंत में यानी साल के आखिरी जब खत्म होने वाला होता है उस वक्त खेला जाता है, नवंबर दिसंबर के आसपास। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नवंबर 2021 में लॉन्च लाल सलाम पुस्तक जो है या क्या है उपन्यास, उसके लेखक या लेखिका कौन है? आंसर होगा स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है, ये बुक है और फोटोग्राफ रहा उनका। वर्तमान में ये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, तो उनका ये पहला उपन्यास है जिसे 29 नवंबर तक रिलीज कर दिया जाएगा। और ये बुक अप्रैल 2010 में जो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जो घटना हुई थी, CRPF के 76 जवानों की हत्या हुई थी, उसी से प्रेरित है। ये लाल सलाम एक युवा अधिकारी विक्रम प्रताप सिंह की कहानी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ICC के अस्थाई CEO के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अस्थाई। आंसर होगा जियोफ एलार्डिस। ओके, फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। एलार्डिस लगभग 8 महीने से अंतरिम यानी इंटरिम CEO के रूप में काम कर रहे थे और उन्होंने मनु साहनी से स्थान लिया था, लेकिन अब इनको ऑफिशियल तौर पर अस्थाई CEO बना दिया गया है अगले मतलब टर्म तक के लिए।
आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 को। अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुलिस फाउंडेशन यानी आईपीएफ द्वारा जारी आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में किस राज्य या फिर कहें केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा जो है वो शीर्ष स्थान प्राप्त किया टॉप पे? आंसर होगा आंध्र प्रदेश पुलिस। ओके, इस इंडेक्स में आंध्र प्रदेश को 10 में से 8.11 अंक मिले हैं। आंध्र प्रदेश की जो पुलिसिंग है वो भारत में सबसे बेहतर है इस रैंकिंग के अनुसार। और इसके बाद स्थान आता है तेलंगाना का। ओके, असम का स्थान आता है तीसरा। और इस इंडेक्स में यूपी का कौन सा स्थान है? 28th। बहुत ही खराब पोजीशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2021 में राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? आंसर होगा इसका 15 से 21 नवंबर। ओके, 15 से 21 नवंबर। इस सप्ताह का मकसद क्या है? तो शिशु मृत्यु दर को कम करना है। और 2021 में थीम क्या है इस सप्ताह की? सुरक्षा, गुणवत्ता और देखभाल, हर नवजात का जन्म सिद्ध अधिकार है ये। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स के बारे में। तो क्वेश्चन होगा इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? आंसर होगा डेविड टेनेंट। ओके, डेविड टेनेंट को ये अवार्ड मिला है। अवार्ड समारोह न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ 2021 का। तो अवार्ड टोटल देख रहे हैं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है डेविड टेनेंट को देश के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है हेले स्क्वायर को। किसके लिए? तो एडल्ट मटेरियल के लिए, जो फिल्म थी या वेब सीरीज। बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड मिला है तेहरान, एक वेब सीरीज थी उसको। बेस्ट कॉमेडी सीरीज का अवार्ड मिला है कॉल माई को, कॉल माई एजेंट सीजन 4। तो ये सब अवार्ड्स है। ओके, और आपको बता दूं कि इंडिया के भी कई लोग नॉमिनेट हुए थे, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनको भी नॉमिनेट किया गया था। इसके अलावा भी और भी कई थे, जैसे सुष्मिता सेन के नेतृत्व वाली जो आर्या थी वेब सीरीज़, उसको भी नॉमिनेट किया गया था, लेकिन अवार्ड नहीं मिल सका। कॉमेडियन वीर दास को भी बेस्ट कॉमेडी के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन अवार्ड उनको नहीं मिल सका। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 21 नवंबर। क्यों मनाया जाता है? तो 21 नवंबर और 22 नवंबर 1996 को 1996 को संयुक्त राष्ट्र में पहला विश्व टेलीविज़न फोरम का आयोजन किया गया था। तो इसी वजह से ये दिवस इस दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व मत्स्य दिवस यानी वर्ल्ड फिशरीज डे ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 21 नवंबर। और 2021 में ये 5वां वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया जा रहा है। पहला कब मनाया गया था? तो 21 नवंबर 2015 को आयोजित किया गया था। और क्यों? क्योंकि इसी दिन न्यू दिल्ली में, इंडिया में ही अंतर्राष्ट्रीय मछुआरा संगठन, उसका एक आयोजन हुआ था और उसका उद्घाटन हुआ था इसी दिन 21 नवंबर को। अगला क्वेश्चन लेते हैं। असम में लाचित दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 24 नवंबर। ओके, ये दिवस अहोम सेना के जनरल लाचित बोरफुकन उनकी जयंती पर मनाया जाता है। उनके बारे में आपको बताऊं कि लाचित जो है उनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1622 को, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है असम में। और वो सराय घाट की लड़ाई के लिए काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। सराय घाट की लड़ाई जो है वो 1671 में 1971 में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर राम सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना और लचित बोरफुकन के नेतृत्व वाली अहोम सेना के बीच में लड़ी गई थी। और इन्होंने यानी लाचित ने इतनी बेहतरीन नेतृत्व किया उस पूरी सेना का, गुरिल्ला युद्ध किया, कि उन्होंने मुग़ल आक्रमण से गुवाहाटी को बचा लिया था। तो इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। और आपको बताऊं कि इंडियन आर्मी भी या कहें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है, वो बेस्ट कैडेट पासिंग आउट के लिए लाचित बोरफुकन गोल्ड मेडल भी देती है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है ये। तो दोस्तों, ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे लेटेस्ट करंट अफेयर्स के साथ।